नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमटी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 1892 के अधिनियम तक विस्तार से पढ़ा था। ओके, तो आज हम लोग 1909 से लेके 1990 के अधिनियमों को विस्तार से देखेंगे और इसको हम लोग ना कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो इनके आने की पृष्ठभूमि बनी। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग 1909 का भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, इसको समझने से पहले इसकी थोड़ी बैकग्राउंड की बात हम लोग करते हैं। इनका दूसरा नाम है मॉर्ले मिंटो सुधार, जिसमें आपको पता है कि जो लॉर्ड मॉर्ले हुआ करते थे वो भारत राज्य सचिव हुआ करते थे। भारत सचिव या भारत राज्य सचिव, जो ये नया पद था वो भारत में 1858 के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था। ये आपको पता होगा, हम लोगों ने पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। हम लोग इसकी कुछ पृष्ठभूमि देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उस समय भारत में क्या चल रहा था, किस तरह की गतिविधियां उस समय 1909 के टाइम हो रही थी। तो हम लोग देखते हैं कि जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, आप देखेंगे कि जब भी वो कुछ नया अधिनियम लाते थे उसमें कहीं ना कहीं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता था कि वो डिवाइड एंड रूल पर काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग अगर 1905 के देखें, बंगाल विभाजन 1906 में आपको पता होगा कि इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, जिसमें उदारवादी और उग्रवादी दोनों अलग हो गए। सूरत स्प्लिट हुआ। ओके, उसके बाद आपका 1909 अधिनियम आया। ये सब चल रहा था एक्चुअली। आपको पता है जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, और फिर उसी समय जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी समय स्वदेशी आंदोलन आया और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और 1907 में या 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, जिसमें उदारवादी और उग्रवादी अलग हो गए। इस चीज को जो अंग्रेज थे वो एक अच्छे मौके की तलाश में थे कि ऐसा कुछ लगे जिससे कि कुछ चीजों में हम आगे पीछे करें। तो उन्होंने देखा कि ये दोनों लोग, उदारवादी और उग्रवादी, ये दोनों अलग हो चुके हैं। तो उन्होंने देखा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, इसमें फूट डालो और राज्य करो की नीति के लिए उन्होंने क्या किया, उग्रवादियों को जेल में डालना शुरू कर दिया। जैसे आप देखेंगे कि अरविंदो को जेल में डाल दिया। उसके बाद वो फिलोसोफर बन गए। बाल गंगाधर तिलक, जिनको मांडली जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने इन लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया और उदारवादियों को उन्होंने गाजर पकड़ाई, जिसको हम लोग कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। उसमें इसकी बहुत अच्छे से झलक मिलती है। उन्होंने इनको एक कैरेट दिया और कहा कि हम केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में हम आपके गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाएंगे और कितनी कर देंगे, 16 से 60। जो पहले 16 सदस्य हुआ करते थे उनकी जगह उन्होंने 60 कर दिया, क्योंकि ये उदारवादी जो हुआ करते थे वो ब्रिटिश का जो रूल चल रहा था भारत में उसमें विश्वास करते थे। वो मानते थे कि इनके तहत ही भारत का विकास हो सकता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको अपने साथ लिया और इनको उन्होंने जेल में डाल दिया, जिससे क्या होता है कि ये दोनों ही शांत हो गए। आगे देखते हैं क्या हुआ। इन दोनों ही स्तरों पर इन्होंने विधान परिषदों का दायरा बढ़ाया और कुछ इनको अधिकार भी दे दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि उदारवादियों को इनको शांत करना था। अधिकार क्या दिए, जैसे कि अनुपूरक प्रश्न पूछना। आपको पता है कि 1892 तक कोई भी हम लोग अनुपूरक या सप्लीमेंट्री
क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। मैंने आपको बताया था कि अगर कार्यपालिका से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, पहले तो अधिकार ही नहीं मिला था कि उनसे कोई प्रश्न पूछा जाए, लेकिन 1892 में ये अधिकार मिला, लेकिन ये अधिकार नहीं मिला था कि वो सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकें, क्रॉस क्वेश्चन कर सके, लेकिन यहाँ पे उनको ये अधिकार दिया गया। और आपको पता है कि बजट पर सिर्फ बहस करने का अधिकार था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बजट पर संकल्प पारित करने का भी अधिकार दे दिया, जिससे कि जो उदारवादी हैं ये शांत हो गए और उग्रवादियों को उन्होंने जेल में डाल के भी शांत कर दिया। अब देखिए, उन्होंने सूरत जो विभाजन हुआ था उनका बहुत अच्छे से फायदा उठाया और एक 1909 का मार्ले मिंटो सुधार लेके आए। यहीं पे एक चीज और बता दूं आपको, मैंने अभी बताया कि इसको हम एक अन्य नाम से मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, जिसमें लॉर्ड मॉर्ले जो हुआ करते थे वो भारत राज्य सचिव या भारत सचिव, और मिंटो, लॉर्ड मिंटो उस समय के वायसराय थे। तो ये उनको अधिकार दे दिया गया। इसी के तहत वायसराय की कार्यपालिका जो परिषद हुआ करती थी, उसमें पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया। ये पहली बार, ये जो भी सदस्य इससे पहले जो भी सदस्य, वो 3 सदस्य बने थे, वो वायसराय की कार्यपालिका में नहीं बने थे, वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें सदस्य बनाए गए थे। लेकिन ये पहला मौका था जब वायसराय की कार्यपालिका परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया था, तो जिससे ये पूर्णतः ही संतुष्ट होते चले गए। यही उन्होंने एक और कदम वो आगे चले गए और उन्होंने सबसे वर्स्ट प्रोविजन किया इसी अधिनियम में। वो क्या था कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इसकी कुछ पृष्ठभूमि को हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसे आया। देखिए, एक्चुअली आपको पता है कि 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कैसे हुआ? ये था कि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था इधर, ओके, 1905 में। उसी समय एक एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हुआ करते थे सर आर्च बोल्ट। इन्होंने एक सजेशन दिया सर आगा खां को। उन्होंने कहा कि जाइए आप लॉर्ड मिंटो से मिलिए और उनसे अपने अधिकारों के बारे में बात कीजिए। तो सर आगा खां अक्टूबर में 19 अक्टूबर को 1906 को लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए शिमला जाते हैं। वहीं पर लॉर्ड मिंटो सर आगा खां को इंडियन मुस्लिम लीग के नाम से एक पार्टी बनाने की सजेशन देते हैं। वो कहते हैं जैसे इंडियन कांग्रेस 85 में बनी, ऐसे ही अपने लिए एक पार्टी का गठन कीजिए जो आपके अधिकारों की बात कर सके और आपको एक प्रतिनिधित्व दे सके। अक्टूबर में ये मिलते हैं और ये आके 30 दिसंबर 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग के नाम से एक पार्टी का गठन करते हैं। और इस पार्टी का 1908 में एक अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता सर आगा खां द्वारा किया गया था, जिसमें ये मांग उठाई गई कि मुझे भाई या हम सब लोगों को एक पृथक निर्वाचन के आधार पर चुनाव की प्रक्रिया में हम लोगों को भागीदारी किया जाए या पृथक निर्वाचन हम लोगों को दिया जाए। तो इस चीज को वो मानते हुए 1909 में लॉर्ड मिंटो ने उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र या पृथक निर्वाचन के आधार पर उनको एक प्रतिनिधित्व प्रदान किया मुस्लिमों को।
अब देखिए हम लोग यहाँ दो चीजें समझते हैं, यहाँ दो चीजें हैं। आखिर ये पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व होता क्या है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होता क्या है, ये किस तरह से अलग है जो हमारी वर्तमान में आरक्षित निर्वाचन प्रणाली है उससे ये किस तरह से अलग है। देखिए अगर यहाँ पे कोई एक निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें मान लीजिए ये कुछ यहाँ के निवासी हैं और ये पूरा निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें मान लीजिए इतने ये किसी अलग समुदाय के हैं और ये मुस्लिम समुदाय है। अब आरक्षित आरक्षित प्रतिनिधित्व प्रणाली में होता क्या है कि मान लीजिए महिलाओं के लिए सीट को रिजर्व किया गया, तो महिलाएं यहाँ पे आएंगी और सभी लोग मिलके इस महिला को वोट करेंगे। ये होता है आरक्षित प्रतिनिधित्व प्रणाली जो अभी हमारे वर्तमान समय में प्रचलित है। लेकिन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता क्या है, जैसे ये मुस्लिम हैं तो इनके लिए एक अलग मुस्लिम प्रतिनिधि आएगा और इनके लिए एक अलग आएगा। तो ये एक अजीबोगरीब कहानी या एक अजीबोगरीब यहाँ प्रणाली ये लेके आए, जिसको कहा जाता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसी के आधार पर लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को। आपको ये याद रखना है। अब ये हम लोगों ने वो सारे पॉइंट देखे। अब हम लोग नेक्स्ट अधिनियम की बात करते हैं, दैट इज 1919 का भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 1919 से पहले 1916 में लखनऊ समझौता हुआ और इससे पहले 1814 से वर्ल्ड वार प्रथम था, 1940 से 18 तक, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार प्रथम चल रहा था। और यहाँ पे लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता में क्या था कि जो सूरत स्प्लिट में उदारवादी उग्रवादी अलग हुए थे वो दोनों मिल रहे थे, हिंदू मुस्लिम भी मिल रहे थे, समझौता इंडियन मुस्लिम लीग भी मिल रही थी और इधर कांग्रेस में भी समझौता हो गया था, इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हो गया था। और उदारवादी उग्रवादी जो अलग हुए थे वो भी इसमें मिल रहे थे। तो ये सब जो चीजें थी वो अंग्रेजों को रास नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कुछ बड़ा धमाका करना है, जब ये सब चीजें सब एक हो जाएंगे तो उनके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। तो उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ तो एक धमाका करना है। और उसी समय एक ब्रिटेन के लिए बहुत मुसीबत भी खड़ी थी, वर्ल्ड वार प्रथम 1914 से लेकर 1918 तक, जिसमें क्या था कि मैन और सपोर्ट दोनों चाहिए था। एक तो सेना चाहिए थी ब्रिटेन को और दूसरा सपोर्ट चाहिए था फ्रॉम द इंडिया से। तो ये सब चीजें कहां से मिले, इंडिया से ही मिल सकती हैं। दूसरा ये जो 1916 का लखनऊ समझौता था ये बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका था ब्रिटिश के लिए। तो उन्होंने 1919 का भारत शासन अधिनियम वो लेके आए, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपको पता होगा कि मॉन्टेग्यू जो था वो भारत सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड उस समय के वाइसराय हुआ करते थे। तो उन्होंने फिर कई प्रोविजन किए। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें क्या किया, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची पहचान कर उन्हें अलग कर दिया। उन्होंने कहा आप केंद्रीय सूची अलग होगी और प्रांतीय अलग होगी, जैसे अभी होती है संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। केंद्र सूची में हम लोग संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाते हैं, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हुआ कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया और प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से दो भाग थे, पहला आरक्षित विषय रिजर्व और
ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित। सब्जेक्ट आरक्षित विषय पर कानून गवर्नर जनरल कार्यपालिका की सहायता से बना सकता था, और हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था, वो पूर्णतः ऑटोनॉमी होती थी उसके पास कि वो उन मंत्रियों की सहायता से कानून बनाए जो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी हैं। तो इस तरह से इनको अलग किया गया, और इसी चीज को आरक्षित और हस्तांतरित जो प्रणाली अपनाई गई थी, दो भागों में डिवाइड करके इसी प्रणाली को, इसी शासन व्यवस्था को दोहरी शासन व्यवस्था या द्वैत शासन या डायरकी कहा गया। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि द्वैत शासन या डायरकी की स्थापना या प्रणाली कहाँ से शुरू हुई? 1919 से। और इसमें पहली बार द्विसदनी व्यवस्था का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, जैसे अभी होता है कि द्विसदनी है, अपनी राज्यसभा है, लोकसभा है, स्टेट में विधानसभा है और विधान परिषद है। तो इसी तरह से जो द्विसदनी व्यवस्था थी वो इस अधिनियम से इंट्रोड्यूस की गई थी, और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना हुई थी। इससे पहले आपको पता है परोक्ष रूप से हम लोग वोट करते थे। आपको पता है कि 1892 में उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन कराए थे, उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन करने की अनुमति नहीं दी थी। तो इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया, और सीमित लोगों को, जो जिनके पास संपत्ति हो, कर देते हो और जिनके पास एक अच्छी शिक्षा हो, को आधार बनाया गया। किसके लिए? सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान करने के लिए। अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, डायरेक्ट वोट पड़ेंगे, तो लोग तो अपने मत का प्रयोग करेंगे ना, लेकिन कौन करेंगे? जो कर देते हो। और शिक्षा का आधार बनाया गया। ये 2-3 चीजें थी जो सीमित मताधिकार का आधार बनाया गया था। इसी में 1926 में, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 1926 में सिविल सेवकों के भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। इसमें कहा गया था कि वो सिविल सेवकों की जो भर्ती हो वो इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाएगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रोविजन ये था कि केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। आपको पता है कि आज जो बजट प्रस्तुत होता है, संघीय बजट अलग होता है और राज्यों का बजट अलग होता है। हम लोग जल्दी ही यूपी का बजट और संघीय बजट का एक वीडियो लेके आने वाले हैं। आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे दी मैंने। और जो इन दोनों को जो अलग किया गया था, इससे पहले एक कंबाइन आता था, क्योंकि इसको अलग इसलिए किया गया क्योंकि आपको पता है केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया कि ये केंद्रीय है, ये प्रांतीय है। भाई केंद्रीय विषयों पर गवर्नर जनरल बनाएगा और प्रांतीय विषयों पर प्रांतों के शासक बनाएंगे। तो इस तरह से इन चीजों में बदलाव हुआ। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई आपके क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये आपको ये सारे एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं आपको विश्वास दिला दूं। और आज का जो टेस्ट होगा, मैं आपको बता दूं, आज का जो टेस्ट होगा इसको इंक्लूड करके चलेंगे हम लोग, इसको इंक्लूड करेंगे। और हमने आपको बोला था कि 73 से लेके 92 तक का लेंगे टेस्ट, लेकिन नहीं, अब इसको यहाँ से लेके 19 तक टेस्ट लिया जाएगा। ओके, तो 9 बजे हम लोग टेस्ट के लिए मिलते हैं, और जो भी होगा अपडेट आपको दिया जाएगा। एक अच्छे से हम लोग टेस्ट को भी हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।